हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं एमपीपीएससी के लिए और आकार की हमारी टेस्ट सीरीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है 28 नंबर की टेस्ट सीरीज है। टोटल हमारे 30 टेस्ट थे, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, अनाउंसमेंट भी किया था एक, कि जो भी व्यक्ति हमारे 30 के 30 क्वेश्चन में, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ टेस्ट सीरीज से, जो भी व्यक्ति अगर 30 के सही क्वेश्चन का आंसर देगा फिर उसको मैं डीएम करके डायरेक्टली उसका गिफ्ट वगैरह प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन वो तो एक अलग बात हो गई। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो इस पर भी एक देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने बिल्कुल सही ऑप्शन चॉइस किया हुआ है, उसी को मिलेगा, है ना। यहाँ पर गलत वाले को तो मिलना नहीं था। खैर, लेकिन शुरुआत करने से पहले लेकिन जल्दी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, साथ में शेयर करने फ्रेंड सर्कल में, जो भी उनको मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी और उनको लाभ मिलेगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे, कमेंट अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट कर देना। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक है, 16 फरवरी को एग्जाम है, तो करंट अफेयर्स सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स कहां से पढ़ रहे होगे मुझे नहीं पता, लेकिन करंट अफेयर्स एग्जाम पीडिया की मैंने 5 से 6 घंटे की मैंने वीडियो बना दी है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लेना, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती है और प्रत्येक एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से सेलखड़ी की मोहर, अलंकृत ईंटें और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हुए हैं? देखो, कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है उसके बारे में बात कहा जा रही है, और ये सब चीजें आपकी किस स्थल से मिली है? सेलखड़ी की मोहर, अलंकृत ईंटें, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। तो ये सब चीजें आपकी चंदूदड़ों से मिली हुई हैं। ठीक है, बात करेंगे भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय भारत का बिल्कुल प्राचीन विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला के है किस नगर में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो तक्षशिला के है भीर का टीला के निकट में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का या फिर ज्ञान का बोधिसत्व का माना जाता है? देखो, बुद्धि या ज्ञान का बोधिसत्व के बारे में मंजूश्री को माना जाता है। तेभागा विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया? अब तेभागा विद्रोह की बात करा है तो यह बंगाल में किया गया था, है ना, बंगाल में किया गया था। भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया है? अंत किया गया है ठगी प्रथा का किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कालकाल में। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की? तो किस व्यक्ति के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? दादा भाई नौरोजी ने। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मध्यकालीन के राजाएं हैं और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है, जिनमें से एक सही ऑप्शन है, बाकी गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलग से आर्य विभाग की स्थापना की थी, गलत है। बलबन ने अपनी सेना के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने गुलामों को एक अलग से विभाग बनाया था, ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। केवल आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सब गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की व्यवस्था की गई थी और ये विभाग, सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। गुलामों को एक अलग विभाग दीवाने बंदगान नाम से मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं बल्कि फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण करवाया था। तो ए बी सी आपके गलत थे, डी आपका केवल सही था। 1857 क्रांति में प्रसिद्ध सत्ती चोरा कांड किस स्थान पर हुआ है? 1857 क्रांति के दौरान की बात है और सत्ती चोरा कांड की बात है, तो यह आपका कानपुर में किया गया था, कानपुर में किया गया था। देखो, 2 टेस्ट सीरीज बची है ऑफिशियली, 28 नंबर की जो कि मैं अभी लगा रहा हूं, और लास्ट बची है 29 नंबर की। जाए अब आप कहोगे आप तो 30 बोल रहे थे, बिल्कुल 30 बोल रहा था। 30 नंबर की टेस्ट सीरीज में टोटल और टोटल पूरी करंट अफेयर बेस है। कैसी है? करंट अफेयर बेस है, तो पूरी करंट अफेयर है उसमें 30 नंबर टेस्ट सीरीज में। लेकिन 29 नंबर की और 28 नंबर में टोटल मिक्स क्वेश्चन है, पूरे ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं करंट बेस पर, तो उनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ही होगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कैसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, स्पॉन्सर की बात कराए, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। किस विवाह को निकृष्टतम विवाह की संज्ञा दी जा गई है? तो ऐसा कौन सा विवाह है? अगर हम उस विवाह की बात करें, पैसाच विवाह। कौन सा? पैसाच विवाह है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थल एरण के खोजकर्ता कौन है? अभी एरण के खोजकर्ता की बात कर रहा है आपके कृष्ण दत्त वाजपेयी है। दुर्गा भक्ति तरंगणी नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किस शासक ने की है? दुर्गा भक्ति तरंगणी नामक ग्रंथ की रचना की बात कर रहा है आपकी वीर सिंह देव के द्वारा की गई है। कालिंजर में बुढ़ा बुड्ढो तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बुढ़ा बुड्ढो तालाब का निर्माण कीर्ति वर्मा के द्वारा करवाया गया था। कहां पर है? और ये कालिंजर में है। किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम निषाद जाति जंगलों में बसी थी?
तो ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा कहा गया कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम निषाद जाति जो है जंगलों में बसी थी। कौन से उपनिषद में या ब्राह्मण ब्राह्मण में कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। गुप्तकालीन मंदिर और उनकी स्थल को सम्मिलित कीजिए। देखो गुप्तकालीन मंदिर है और उनकी स्थल के बारे में सम्मिलित करना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए, सूर्य मंदिर आपका मंदसौर में है, बिल्कुल ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर आपका कटनी में है, ये भी ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद सतना में, ये भी सही है। नचना कोटार का पार्वती मंदिर पन्ना में, भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज और भी है, देखो मैं ना फालतू की बातें मुझे करना आती नहीं है, इधर उधर की बातें करें। मेरा मकसद रहता है आप लोगों को टैक्सी लगवा रहा हूं तो केवल टैक्सी लगवाना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे सर थोड़ा एंटरटेनमेंट कराया करो। अरे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना पढ़ाता हूं मैं, कोई मैं यहाँ पे कोई नाच गाना हो रहा है क्या एंटरटेनमेंट कराया करो? मैंने उनका कमेंट डिलीट कर दिया था, है ना। तो ये सब फालतू मेरे से उम्मीद मत रखना। मैं सिर्फ आपको टैक्सी लगा रहा हूं तो टैक्सी लगाऊंगा, करंट अफेयर लगा रहा हूं करंट अफेयर लगाऊंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ वो रहता है कि आप लोगों को फ्री में चीज पहुंच जाए, है ना। ये मैंने फ्री में नहीं लगा रहा हूं, मैंने परचेस की थी तब मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नाच गाना चाहिए होता है, इसी में पढ़ाई में भी नाच गाना, अरे हद है यार। तो इतना सब मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको देखना है तो देख लो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो तो ये है कि मैं आप लोगों के लिए लगा रहा हूं और प्रॉपर लगा रहा हूं। ऐसे 30 बोला था 30 के 30 लगेंगे, ऐसा भी नहीं है ना, कि एक लगाओ दो लगाऊं, ऐसा नहीं। अब जैसे इसके बाद यूपी आरओ का चालू कर रहा हूं, यूपी का आरओ चालू कर रहा हूं, चालू भी कर दिया है मैंने, 2 टेस्ट डाल भी दिए हैं। तो मैं अब चालू हो गया है, समझ लो तब तक चालू रहेगा जब तक अब आरओ हो नहीं जाएगा। तो वो चीज रहती है अपने पास। खैर क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला का पित्त पुरुष किसे माना जाता है? देखो मध्य प्रदेश की चित्रकला को पित्त पुरुष आपके डीडी देवलाकर को माना जाता है। किसको? डीडी देवलालीकर को माना जाता है। निम्न में से किस लोक नाट्य को बहलोल नाम से भी जाना जाता है? देखो एक ऐसा लोक नाट्य जिसको बहलोल नाम से जाना जाता है, उस लोक नाट्य का नाम है जिंदाबा। क्या नाम है? जिंदाबा। जिराती और थापा लोक चित्रकला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जिराती और थापा लोक चित्रकला की बात कर रहा है, यह आपकी निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मोमेला कला कौन सी है? मोलेला कला, सॉरी मोलेला कला निम्न में से किस लोक शिल्प कला की उदाहरण है? तो मोलेला कला जो आपकी लोक शिल्प कला का उदाहरण है वो आपकी यहां पर हो जाएगी मिट्टी शिल्प कला। कौन सी? मिट्टी शिल्प कला का उदाहरण है। गंगा लहरी और यमुना लहरी हितोपदेश निम्न में से किस कवि की रचनाएं हैं? तो कविताएं हैं गंगा लहरी, यमुना लहरी और हितोपदेश। और यह किस कवि की रचनाएं हैं? तो आपकी पद्माकर की रचनाएं। किसकी? पद्माकर की रचनाएं हैं, या पद्माकर या पद्माकर जो भी आप कहो, पद्माकर भी कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन ने की है? तो इसमें से आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा कुमकुम की गई। कौन सी? कुमकुम। सुम्मिलित कीजिए। तो यहां पर एक सुम्मिलित करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में बात की जाए तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में आपकी कौन सी डिग्री? 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में बात की जाए तो आपकी 9 डिग्री चैनल है। छोटा नागपुर और कार निकोबार के मध्य में बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल है। सुमात्रा इंडोनेशिया एवं ग्रेट निकोबार के बीच में बात की जाए तो 6 डिग्री चैनल है। आप बात करोगे डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया हूं, मेरे माइंड से स्किप है, ये सुन लो, थोड़ी सी काम की बात है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सुन लो थोड़ा सा सुन लो, एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप हर सब्जेक्ट पढ़ते ही होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, है ना, और आपकी क्या बचा? इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, सारी चीजें पढ़ते ही होंगे संभवतः। और भी इनके खंड में जैसे हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री आ जाएंगी, ज्योग्राफी में 2, तो इस तरीके से पढ़ते ही होंगे। इन सभी चीजों को एमसीक्यू बेस पर, किस बेस पर? एमसीक्यू बेस पर मैंने एक सीरीज चालू की है और अभी शायद संभवतः 1-2 दिन ही हुए हैं। मेरे दूसरा चैनल है यूपीएससी नट नाम से, इस नाम से यूपीएससी नट नाम से चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से भी देख सकते हो, उसमें आपको मेरी फोटो वगैरह मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। यूपीएससी नट नाम से चैनल है, इस चैनल पर आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जो चीजें आपको इस चैनल पर नहीं मिलती है, क्योंकि 2 चैनल है, हम 2 चैनल को चला रहे हैं तो 2 चैनल पे अलग अलग कंटेंट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिक्स कंटेंट डालें, इस पर केवल और केवल हम टेस्ट सीरीज डालते हैं और उस पर हम एमसीक्यू बेस पर सारी तैयारी करते हैं। जैसे डेली करंट अफेयर्स यहाँ नहीं आती है, डेली करंट अफेयर्स वहां आती है, वीकली यहाँ करंट अफेयर्स नहीं आती, वीकली वहां आती है ना। तो वो आप लोग एक बार जाके यूपीएससी नट चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना, आपके काम की चीज है नहीं है। बाकी है तो बताइएगा कमेंट करके, लेकिन बताना जरूर कमेंट करके आपको वहां पर पसंद चीजें आई या फिर नहीं आई। खैर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा? 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालय चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, आप कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले आएगा कंचनजंगा, है ना, सबसे पहले कंचनजंगा आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका मकालू, क्या आएगा? मकालू आएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? धौलागिरी।
फिर उसके बाद आपका आएगा नंगा पर्वत। तो कौन सा आएगा? नंगा पर्वत। तो सबसे पहले आपका कौन सा है? कंचनजंगा। तो 4 नंबर आपका सभी में ही है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपका आएगा मकालू। तो एक कायम है, 4 और 1 आपका ये मिल गया, लेकिन इसमें भी है तो अभी कंफ्यूजन है, लेकिन सी और डी गलत है। अभी ए और बी आपका सही है, मान लो। अब उसके बाद क्या आएगा आपका? मैंने बोला था आपका आएगा, क्या आएगा? धौलागिरी। तो धौलागिरी 2 नंबर है इसमें, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका बी ऑप्शन यहां पर सही है। क्या था? ऊंचाइयों को घटते क्रम में, ऊंचाई से घटते क्रम में बताना था। कर्नाटक के पठार के संदर्भ पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कर्नाटक के पठार के बारे में बात कर रहा है। कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में यह फैला हुआ है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मुलनगिरी है, ये भी सही है। इस पठार के दक्षिणी भाग को मैसूर का पठार कहते हैं, ये भी सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, सभी ऑप्शन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका संबंध हिमालय से न होकर मैदानों से है? तो ऐसी कौन सी नदी है? आपकी वो नदी हो जाएगी, ध्यान रखना है, गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी का संबंध हिमालय से नहीं है बल्कि मैदानों से निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो इन चारों झीलों में से लैगून झील का उदाहरण कौन सी नहीं है? तो आपकी कोल्लूरू झील आपकी लैगून झील नहीं है, जबकि पुलिकट, चिल्लिका और अष्टमुदी, में से आपकी पुलिकट और अष्टमुदी कहां पर है? केरल में है। चिल्लिका उड़ीसा में, ये आपकी लैगून झीलें हैं। ला नीना के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। अब ला नीना के बारे में कह रहा है कि पेरू के तट पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जब ला नीना आता है। चलिए बात करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस सागर में होती है? देखो पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है ना, भूमध्य सागर में होती है। कौन सी सागर? भूमध्य सागर में होती है। भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो भारत सरकार के द्वारा किया गया था, और किस वर्ष? 2008 में। ओस, अमन, बोरो निम्नलिखित में से किस फसल की किस्में हैं? इसमें से ओस, अमन और बोरो की बात किया है, सभी चावल की फसल है। किसकी? चावल की किस्में हैं। ध्यान रखना है, चावल की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसी को ओस, अमन और बोरो कहते हैं। भारत में जीरो हंगर प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2017 से इसको प्रारंभ किया गया था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में? तो देखो भारत में जो मैंग्रोव वन आवरण है ना, 4,991 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। 4,991, 49, मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन, मतलब कि एक इनमें से गलत ऑप्शन है और मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप के बारे में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार है, जो कि 28% क्षेत्र पर फैला है, बिल्कुल ठीक लिखा है। बुंदेलखंड का पठार प्रदेश के 8.3% क्षेत्र पर फैला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात की जाए बुंदेलखंड के पठार की तो 8.3 नहीं बल्कि 7.7% क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के लिहाज से सही हो जाएगा। रीवा पन्ना का पठार प्रदेश के 10.36% क्षेत्र पर फैला है, बिल्कुल ठीक है। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत की बात किया तो 11% क्षेत्र पर फैला है, ये भी ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के संदर्भ पर विचार कीजिए। किसकी बात कर रहा है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के संदर्भ की बात कर रहा है, और इनमें से कौन सा कथन सही है? विंध्याचल, भांडेर और कैमूर 3 भागों में यह विभाजित है, बिल्कुल ठीक लिखा है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है, जिसको गुडविल भी कहते हैं, ये भी सही है। कैमूर यमुना और सोन नदी के मध्य का जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। तो आप कहोगे वाला भी सही है, तो आप कहोगे 1, 2, 3 सही, तो आपके डी ऑप्शन यहां पर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। संकोली श्रेणी, शिल्पी श्रेणी, सौंसर श्रेणी निम्न में से किन चट्टानों के स्थानीय नाम है? देखो ये चट्टानें और बहुत सारी चट्टानें हैं, लेकिन इनमें से जो नाम है वो आपके धारवाड़ चट्टानों के नाम है। किसके? धारवाड़ चट्टानों के नाम है संकोली श्रेणी, शिल्पी श्रेणी और सौंसर श्रेणी। चंबल नदी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए। चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी को चरमावती, धर्मावती, कामधेनु आदि प्राचीन नामों से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव की पहाड़ी से होता है, आप कहोगे ये भी सही है। चंबल नदी की कुल लंबाई 865 किलोमीटर नहीं है, चंबल नदी की कुल लंबाई 854 किलोमीटर। तो ऑप्शन ये वाला सी वाला गलत है। पियावन जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये तो भैया गलत हो जाएगा, क्योंकि चंबल नदी पर आपको पता होगा दूसरे जलप्रपात बने हैं, लेकिन पियावन जलप्रपात की बात की चंबल नदी पर नहीं है। आपका कौन सी नदी पर है? पियावन जलप्रपात आपका चंबल नदी पर नहीं है, बल्कि रीवा जिले में। कहां पर? रीवा जिले में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका केवल 1 और 2 यहां पर सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया किस वर्ष? तो 2017 में। निम्नलिखित में से किस मृदा को चरणोजम की मृदा कहते हैं? देखो बहुत सारी मृदा है, लेकिन चरणोजम की मृदा को काली मृदा को कहते हैं। मध्य प्रदेश में विषम जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है। विषम जलवायु की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में उत्तर के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें? उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन नर्मदापुरम जिले में होता है।
मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई किन साधनों के माध्यम से की जाती है? देखो सबसे ज्यादा नहीं पूछी, सबसे कम पूछी है। सबसे कम तालाबों के द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई की जाती है, ध्यान रखिए। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश की जो प्रथम है और अंतरघाटी परियोजना है, और क्या पूछा है? यह परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भाई बात की जाए यहां पर कौन सी है, आप बोलोगे चोरल परियोजना है। कौन सी? चोरल परियोजना है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट किस जिले में स्थापित है? देखो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला नहीं पूछा है, दूसरा सबसे बड़ा सौर प्लांट पूछा है, सौर ऊर्जा का प्लांट पूछा है। यह आपके मंदसौर जिले में स्थित है। कहां पर? मंदसौर जिले में स्थित है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए, आपका ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला कौन सा राज्य है? दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य की पूछ रहा है। कौन सा राज्य है? इंदौर राज्य है। इस संविधान संशोधन में तीसरी अनुसूची में परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंत में भारत की प्रभुत्ता अखंडता को बनाए रखूंगा शब्दों को जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 16वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखो अभी हिस्ट्री के चल रहे थे ना, अब किसके आ गए? अभी पॉलिटी के आ गए। इसके पहले हमारे ज्योग्राफी के भी चले थे कुछ, तो अब मिक्स क्वेश्चन है ये, ऑल सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है। 36वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर पूछा जाए कि सहयोगी राज्य का दर्जा, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत, जिसको निरस्त करके 36वां संविधान संशोधन अपनाया गया था। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो देखो इनमें से जो थे वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए बात करेंगे अंतरिम सरकार के संबंध में किसका कथन है कि यह एक देश की सरकार है और जिसे राष्ट्र दो चला रहे हैं। क्या कहा था अंतरिम सरकार के संबंध में? कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह जो कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बोला जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को आरोप पत्र देने के कितने दिनों के बाद संकल्प पेश किया जाता है? तो 14 दिन। कितना? 14 दिन। 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं, 50 क्वेश्चन बाकी हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। बाकी हमारे दूसरा चैनल भी है यूपीएससी नट, उस पर आप लोगों को एमसीक्यू वगैरह मिल जाते हैं प्रत्येक के, तो आप वो देख लेना, क्योंकि हम वहां पर एक नई सीरीज भी चला रहे हैं, एनसीईआरटी चला रहे हैं। क्लास 6 से लेके आपकी 12th तक चलेगी, और सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, तो उसको भी आप लोग देख पाओगे। क्वेश्चन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तो अनुच्छेद 127 में। सुमिलित कीजिए, यहां पर सुमिलित करना है। कैसे सुमिलित करना है? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान आपका अनुच्छेद 39 के में है। ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है। प्रसूति सहायता आपको अनुच्छेद 42 में दी गई है, और लोगों को पोषाहार ऊंचा स्तर करना आपको अनुच्छेद 47 में है। आपका ऑप्शन डी सही है। बात करेंगे सभी कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, टोटल कितने? 5 लोग होते हैं। ठीक लिखा है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 की गई थी, बिल्कुल ठीक है। 2008 में संविधान संशोधन 102 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। आप कहोगे डी वाला सही है, सभी ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? अब 3 बार राज्यपाल की बात कराए तो श्री भगवत दयाल शर्मा। कौन? श्री भगवत दयाल शर्मा जी नियुक्त हुए हैं 3 बार। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? अब भाई सोने की चिड़िया के बारे में कहा गया है, तो सरोजिनी नायडू ने कहा है कि जो राज्यपाल होता है वो सोने की चिड़िया के पिंजरे में कैद रहता है ना? और यह कथन सरोजिनी नायडू के द्वारा बोला गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें एशियाई विकास बैंक में भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, वो कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एशियाई विकास बैंक में क्या किया? भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, श्री प्रकाश चंद्र सेठी है। कौन? श्री प्रकाश चंद्र सेठी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश न्यायालय की स्थापना की गई? तो भाई धारा 49 के तहत की गई, धारा 49 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? आपका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 ए में, ये लिखा हुआ है 243 ए। जिला योजना समिति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। तो इसका प्रावधान भारत के संविधान 243 ZE में है, ये ऑप्शन गलत है आपका। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 को पारित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। जिले के प्रभारी मंत्री ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं, आपका ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का लगभग
कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है? देखो बात किया कह रहा है कि मध्य प्रदेश भारत में कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित करता है, और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तो 12%। कितना? 12%। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शिशु लिंगानुपात वाला जिला मुरैना है। मध्य प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली योग नीति कब घोषित की गई? योग नीति मध्य प्रदेश की 2007 में घोषित की गई है। बात यहां पर दूसरे क्वेश्चन की करें तो सूक्ष्म लघु मध्यम विकास अधिनियम मध्य प्रदेश किस वर्ष पारित हुआ? आपका 2006 में पारित हुआ था। जिला है और एक जिला उत्पाद के अंतर्गत, इसको देखना है कौन सा सही है। नरसिंहपुर की बात की जाए तो तुअर दाल, मंडला की बात की जाए तो कोदो कुटकी, कटनी की बात की जाए तो स्टोन, और गुना की बात करें धनिया। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। आरबीआई ने पहली बार नोट किस वर्ष जारी किए थे? बढ़िया क्वेश्चन आ गया है कि आरबीआई के द्वारा नोट जो पहली बार नोट जारी है कब जारी किए गए थे? 1940, 1938, 1936, 1947। लेकिन इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे, और ये कमेंट आपका मान होगा। आरबीआई के द्वारा पहली बार नोट कब जारी किए गए थे? भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए जो ऋण के संवितरण के में किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो किसकी बात करें? कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए कह रहा है तो वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। सार्की के संबंध में असत्य कथन बताइए, मतलब सार्की के बारे में इनमें से गलत बताना है, इसमें गलत कौन कौन से हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ये तो सही लिखा है। इसके सदस्यों की संख्या 8 है, ये भी सही लिखा है। इसका सचिवालय काठमांडू में, ये भी ठीक लिखा है। अफगानिस्तान को 15वें शिखर सम्मेलन में पूर्ण सदस्यता प्राप्त है, तो भाई ये गलत हो जाएगा क्योंकि 15वें नहीं है बल्कि 14वें शिखर सम्मेलन में, तो केवल आपका चौथा यहाँ पर गलत है। प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखो प्रथम भारत आसियान शिखर सम्मेलन है आपका 2002 में आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का मुख्यालय की बात कर रहा है, और आपका यह दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में स्थित है। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए, और सम्मिलित यहां पर क्या करना है उसको देख लेते हैं। अगर बात करें अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? कर्नाटक में है। राजाजी अगर बात करें आपका उत्तराखंड में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुजरात में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा? आपका बी ऑप्शन सही है। बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। अब बीओडी की बात कर रहा है कि प्रदूषण सूचकांक है, लेकिन किस चीज का है? तो जलीय वातावरण का है। किसका? जलीय वातावरण का है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम केवल महिलाओं को प्रभावित करता है? एक ऐसा सिंड्रोम है उसमें केवल महिलाएं प्रभावित होती हैं, टर्नर सिंड्रोम है। कौन सा? टर्नर सिंड्रोम है। भारत का अंतरिक्ष बंदरगाह की संज्ञा निम्न में से किस संस्था को दी गई है? तो अंतरिक्ष बंदरगाह की संज्ञा आपको सतीश धवन, कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को दी गई है। भूस्थितिक कक्षा में स्थापित जो उपग्रह का परिक्रमण काल है वह कितना होता है? तो इनका परिक्रमण काल की बात कर रहा है, कितना होता है? 24 घंटे होता है। कितना? 24 घंटे होता है, ध्यान रखिएगा। भारत के ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र के भारतीय पदक विजेता कौन है? अमन सहावत। कौन है? अमन सहरावत है। अमन सहरावत है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो भारत के द्वारा म्यांमार में जो लोग मोचा से प्रभावित हुए थे, चक्रवात था, ऑपरेशन करुणा। क्या है? ऑपरेशन करुणा। नाम ही याद रखो। और जब चक्रवात आया तो लोग परेशान हुए होंगे, और भारत ने क्या? भारत ने करुणा के प्रति, दया के प्रति क्या चलाया? ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, सभी गांवों में बिछ जाएगी। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो आपका जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का पहला था भारत में स्थापित किया गया था। कहां पर? भारत में आयोजित किया गया था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम यहाँ पर निम्न में से कौन से यूनिवर्सल गेट में शामिल है? तो यूनिवर्सल गेट में बात कर रहा है कौन शामिल है? NAND गेट, NOR गेट, तो दोनों शामिल है। तो आपका हो गया सी वाला, ए भी शामिल है, बी भी शामिल है। निम्न में से कौन सा उदाहरण इनपुट आउटपुट दोनों में शामिल है? देखो इनपुट आउटपुट दोनों में कह रहा है कौन सा शामिल होता है? मॉडम शामिल होता है। कौन सा? मॉडम। राउटर OSI मॉडल किस लेयर पर लगाया जाता है? तो आपका ये राउटर होता है जो OSI, वो आपके नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। कौन से? नेटवर्क लेयर पर लगाया जाता है। किसी लीनियर या मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो बस टोपोलॉजी कहता है। क्या? बस टोपोलॉजी कहा जाता है। भारत का पहला वेब ब्राउजर है। अब भारत का पहला वेब ब्राउजर भाई कौन सा है अगर किसी को पता है तो? एपिक। कौन सा है? एपिक ब्राउजर है। एपिक, ये लिखा हुआ एपिक ब्राउजर है।
ऐसे लोगों का समूह जो मोबाइल में हैकिंग करते हैं उनको क्या कहलाते हैं? ऐसे लोगों को समूह जो मोबाइल में हैकिंग वगैरह करते हैं ना, उनको फ्रिकर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिकर कहते हैं। फ्रिकर नहीं, फ्रिकर कहते हैं। चलिए, मनुष्य और मशीन में अंतर को जानने वाली तकनीक क्या कहलाती है? तो यहाँ पर मनुष्य और मशीन में, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे बार कैप्चर, कोई वेबसाइट पर गए तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या कैप्चर डालना पड़ता है। आप लोग कभी कभी इरिटेट होते हैं, अरे यार कितना कैप्चर पूछ रहा है। वो कैप्चर यही होता है, वो कैप्चर ये देखता है कि आप मशीन हो या फिर आप मनुष्य हो, क्योंकि मशीन तो कैप्चर नहीं डाल पाएगी, तो मनुष्य डाल सकता है। टेलीग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट के संस्थापक कौन है? देखो, टेलीग्राम जो आता है ना, जिस पर आप लोग बहुत सारी, हमारे भी टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेते हो, है ना, तो टेलीग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट के संस्थापक पावेल डुरोव है। कौन है? पावेल डुरोव जी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज का उदाहरण है? पोर्टेबल स्टोरेज का उदाहरण क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब वर्ष की गई थी? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत 2015 में। किस नृत्य को बैगा जनजाति के द्वारा अन्य नृत्यों के द्वारा की संज्ञा दी जाती है? तो कौन सा नृत्य है? इसमें से नृत्य आपका कौन सा आता है? दादरिया नृत्य है। कौन सा? दादरिया नृत्य है। लहंगी और दुलदुल किस जनजाति के नृत्य है? अब लहंगी और दुलदुल सहारिया जनजाति के नृत्य। कौन से? सहारिया जनजाति के नृत्य है। मध्य प्रदेश की किस महिला को मिलेट क्वीन के नाम से जाना जाता है? मिलेट क्वीन के नाम से लहरी बाई को जाना जाता है मिलेट क्वीन नाम से। किस जनजातीय आंदोलन का उनके समय के कार्यकाल के अनुरूप व्यवस्थित कीजिए? तो यहाँ पर कई सारे विद्रोह और क्या हुआ? सत्याग्रह हुए, लेकिन उनको व्यवस्थित करना है। कौन सा सही है? बुंदेला विद्रोह 1842 में, जंगल सत्याग्रह 1930 में, भील विद्रोह 1817 में, अंबा पानी विद्रोह 1858 में। तो आप सही मिलान सही है, आप कहोगे ए ऑप्शन सही है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल चांदरी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? देखो, स्वतंत्रता सेनानी है और हीरालाल चांदरी में, और मध्य प्रदेश के इनका संबंध किस जिले से है? जबलपुर जिले से। कहां से? जबलपुर जिले से है। रानी दुर्गावती स्वराज्य योजना के लाभार्थी की आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो भाई, इनकी जो आयु सीमा है वो 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग मध्य प्रदेश के किस जनजाति संबंधित है? तो आपकी भील जनजाति संबंधित है। तेरे कोल बोल सही लगा हूं, टिक गलत पे लगा रहा हूं। भील जनजाति संबंधित है। नंदना ब्लॉक प्रिंटिंग जो संबंधित है मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति में प्रचलित हलमा परंपरा को किस क्षेत्र के उपयोग में किया जाता है? देखो, हलमा जो परंपरा है उसका कह रहा है कि किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो हलमा परंपरा का जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयोग को किया जाता है। कोल जनजाति के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। कोल जनजाति के बारे में गलत क्या है? मूल स्थान रीवा के बर्दी राजा की कुराली को माना जाता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। इनकी जनसंख्या जो है 11.6 लाख है, ये भी ठीक है। इनकी उपजातियां रोटियां और रोतले हैं, ये भी ठीक है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोल जनजाति जो आपकी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरी नहीं है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी आपकी भील होगी, उसके बाद आपकी गोंड होगी, उसके बाद आपकी कोल होगी। निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को कुरुख के नाम से संबोधित करती है? ये लिखा हुआ है, जो कुरुख के नाम संबोधित करती है, ऐसी कौन सी जनजाति है? उराव जनजाति है। कौन सी? उराव जनजाति आपको खुद को कुरुख के नाम से संबोधित करती है। यहां पर हमने 100 क्वेश्चन कवर किए। मिक्स क्वेश्चन थे, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ट्राइब्स हो, किसी भी हो, सभी के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही हमारी एक नेक्स्ट और वीडियो आएगी, वो 29 टेस्ट सीरीज है। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स हम बराबर कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्जाम समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक। तो चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा दूसरा चैनल भी है यूपीएससी नेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको एमसीक्यू वगैरह, अब मान लो ये पेपर खत्म हो जाएगा तो कुछ तो पढ़ोगे ना, तो वो चीजें वहां पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए अलविदा।